बाजार के लिए है आज बेहद अहमियत वाला दिन, जहां एक और वायदा कारोबार में हफ्ते की एक्सपायरी है तो निफ्टी की 6 कंपनियों के नतीजे और वायदा कारोबार की 3 कंपनियों के, साथ ही कैश मार्केट के रिजल्ट्स के है लंबी लिस्ट। तो भरपूर एक्शन रहेगा इंडेक्स में भी और स्टॉक्स में भी, और ये सब आपके सामने करेंगे हाजिर। तो स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि इतने इवेंट पैक दिन पर और साथ ही वीकली एक्सपायरी के दिन आपकी ट्रेड की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और एक दिन के कंसोलिडेशन के बाद अब बाजारों का एक्शन कैसा रह सकता है। तो सर बताइए, आज के अहम ट्रिगर्स क्या हैं? दीप, देखिए, अमेरिकी बाजारों से भरपूर मजबूती के ट्रिगर्स आते हुए दिख रहे हैं। कल हमारे बाजार बंद होते वक्त हमें अनुमान भी था कि अमेरिका में एक मजबूत सेशन रहेगा, और वैसा ही मजबूत सेशन होता भी आया है। 290 अंकों का दमदार उछाल, नैस्डैक 2% उछला है, S&P अपने रिकॉर्ड हाई के बेहद करीब, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो भरपूर तेजी का माहौल अमेरिकी बाजारों में। और सबसे बढ़िया बात ये दीप कि आप देखिए, ज्यादातर दिनों में, पिछले 10 दिनों में आप देखिए, ज्यादातर दिनों में अमेरिकी बाजार दिन के हाई पर जाकर बंद होने में कामयाब रहे हैं। हमारा एक्सपायरी का पोल ये कह रहा है 11,250 11,350 के बीच कहीं एक्सपायरी होनी चाहिए निफ्टी की। हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील समेत 6 बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं जिनके आज नतीजे आने वाले हैं, और कोरोना को लेकर अब भी नया रिकॉर्ड बनता दिख रहा है भारत में, जो आप देखना सुनना पसंद नहीं करेंगे। 67,000 से ज़्यादा मामले एक दिन में पहली बार आए, तो वहाँ पर अभी भी दिक्कतें बरकरार है। जी दी, बिल्कुल अनिल जी, तो ढेर सारा एक्शन होने वाला है सर। और जैसा कि कल हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में एक दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस तेजी लौट कर आई और भरपूर एक्शन देखने को मिला। भारतीय बाजार भी कल म्यूटेड ही रहे, बट पॉजिटिव ट्रेड ही था और थोड़ा कंसोलिडेशन था। तो आज के लिए और एक्सपायरी के लिहाज से किस तरह का सेटअप लग रहा है? मार्केट की चाल कैसी रह सकती है, और जो इतने सारे नतीजे आने वाले हैं, क्या थोड़ी वॉलेटिलिटी वहां से बढ़ती हुई दिख सकती है सर? देखिए, नतीजों की बात पहले करें तो दीप, इसमें कोई डाउट नहीं कि निफ्टी की 6 कंपनियां हैं, तो जाहिर सी बात है कि बड़े नतीजों का दिन है। लेकिन ऐसा कोई बड़ा रिजल्ट वो नहीं है जो इंडेक्स को मूव कर सके। अगर आप वेटेज के लिहाज से देखेंगे तो शायद टाटा स्टील आपको थोड़ा सा एक बड़ा वेटेज वाला स्टॉक दिखेगा, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प, आइशर थोड़ी हद तक वो आप खाली, अगर ये दोनों और प्रभावित करेंगे तो बजाज ऑटो और टीवीएस को कर पाएंगे, इसके बियॉन्ड नहीं है। गेल, बीपीसीएल से किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। टाटा स्टील और ग्रासिम है तो इनका वेटेज कम है, तो निफ्टी का मूव नतीजों से आएगा, इसकी संभावना कम है। लेकिन निफ्टी के मूव में जो आज कुछ रहेगा वो डेटा का एक्शन रहेगा, और डेटा बड़े इंटरेस्टिंग बनते हुए दिख रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात दीप ये कि वायदा कारोबार के एक्सपायरी के दिन डेटा के लिहाज से रेंज बहुत छोटी आती दिख रही है। बैंक निफ्टी पर मुश्किल से 500 पॉइंट की रेंज दिख रही है डेटा के लिहाज से, और निफ्टी पर मुश्किल से 200 पॉइंट की रेंज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर डेटा आपको एक रेंज बाउंड ट्रेड दिखा रहे हैं। और सबसे बढ़िया मजे की बात यह भी है दीप कि जो रेंज निकल कर आ रही है डेटा की, और उसके बीचों बीच में कल बाजार बंद हुए हैं। देखिए, निफ्टी में 11,200 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में, और 11,400 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, और उसके बीचों बीच 11,300 पर आप बंद हुए। बैंक निफ्टी पर 22,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है, और 22,500 पर कॉल्स में, और उसके बीचों बीच 22,275 के आसपास आप बंद हुए। यानी कि बाजार एकदम बैलेंस्ड है, और बैलेंस होने के साथ ही आप एकदम शांत शुरुआत के संकेत होते दिख रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि भारतीय बाजार के खुलने के वक्त तक थोड़ा, अगर एशिया कमजोर होना है, एसजेक्स निफ्टी को नीचे जाना है तो चला जाए, तो आपके लिए खरीदारी का बेहतर मौका होगा। अगर 11,275 11,270 के आसपास खुलता है, पहला वो मौका होगा। 11,250 आप 260 के आसपास दूसरा मौका बनेगा, और 11,225 अगर आता है तो वो तीसरा मौका बनेगा। एक्सपायरी आप अभी तक के जो डेटा दिख रहे हैं, क्योंकि 200 पॉइंट की रेंज बराबर की है, और 11,300 निर्णायक लेवल के तौर पर साफ दिख भी रहा है पोजीशन के हिसाब से, तो अभी तक के आज के सेशन की शुरुआत करने के लिए डेटा ये बता रहे हैं कि 11,300 या इससे थोड़ा सा ऊपर की आप एक्सपायरी देख सकते हैं। बाद में देखते हैं डेटा किस तरह से और आगे बढ़ते हैं, किस तरह से आगे और बेहतर होते हैं। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है जी, 11,322 11 तारीख को, यानी कि परसों हमने अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग देखी है बड़े करेक्शन के बाद से, जो हमने 23 मार्च से वापस तेजी शुरू की है। देखते हैं एक्सपायरी अगर 11,322 के ऊपर होती है आज, तो फिर बहुत ही बढ़िया संकेत और मजेदार होंगे, और वो ये संकेत होंगे कि आपको एक्सपायरी के बाद भी तेजी में के मूड में रखने में मदद करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा ये समझना है अभी तक के डेटा के हिसाब से 11,300 11,325 ये ज्यादा सही लेवल दिखता है एक्सपायरी के लिहाज से। जी दीप।
बिल्कुल, तो एक्सपायरी पर नज़र रहेगी। अनिल जी, आपने बोला कि अगर निचले स्तर मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। सर, कल तो बड़े गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन थी, उतनी तो पॉसिबिलिटी दिखी नहीं। आज जिस तरह का सेटअप दिख रहा है, क्या वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिप की? एटलीस्ट स्टार्टिंग में डिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर इंट्राडे में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उसकी? स्टार्टिंग में मिलना कम, संभावना कम दिखती है, लेकिन दिन के दौरान एक डिप मिल सकता है दीप। अगर हम फ्लैट खुलते हैं और थोड़ा इंतजार करते हैं 11,300 11,325 की रेंज में, तो शायद आपको एक डिप मिलकर 11,250-60 के आसपास एंट्री का मौका मिले। लेकिन अगर आप खुल के ही सीधा 11,350-375 की रेंज में खुलते हैं, तो फिर आपको डिप है ना 11,300-325 के नीचे की नहीं मिलेगी। डिप क्यों मिल सकती है उसका कारण बताता हूं मैं। देखिए, बाकी कहीं कोई खराब संकेत नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है। टेक्निकली आप इतने 4 महीनों के उच्चतम स्तरों पर बंद हो रहे हैं, इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। वो आपके लिए जबरदस्त संकेत है। पार्टिसिपेशन जबरदस्त है इंडेक्स में भी, या न सिर्फ 2 या 3 स्टॉक तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे सेक्टर्स टर्न बाय टर्न तेजी में आ रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर पूरा अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ब्रॉड बेस रैली बनाने के लिए। न सिर्फ इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन है, बल्कि आप देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो हर एक तरह से ये एक परफेक्ट बुल मार्केट का जो संकेत होता है, जिसमें आपको सारे संकेत चाहिए। अब इस बुल मार्केट के संकेत में 2 ही चीजें मिसिंग है, एक इकोनॉमिक रिकवरी और कंपनियों के नतीजे, जो बाजार मानकर चल रहा है कि आज नहीं आने वाले, 1-2 तिमाही नहीं आने वाले, हम 1 साल आगे का देख रहे हैं। तो वो बाजार की कलेक्टिव विजडम में कि बाजार 3 महीने आगे का सोचे, 3 दिन आगे का सोचे या 3 साल आगे का सोचे। तो इस वक्त बाजार को पता है कि नतीजे नहीं आने वाले और उसको डिस्काउंट करके आगे चल रहे हैं। लेकिन इमीडिएटली अगर हम आजकल की बात करें, तो फिर आपके लिए एकमात्र नेगेटिव फैक्टर, जी हाँ, एकमात्र, सिर्फ एक ही ऐसा नेगेटिव फैक्टर है जो बाजार की इस तेजी पर आज ऊपर के लेवल पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या हल्का ब्रेक लगाकर नीचे के लेवल पर ला सकता है। वो है डेटा। डेटा किसके? एफआईज और घरेलू फंड के। यही डेटा एकमात्र ऐसे संकेत दे रहे हैं जो थोड़े नेगेटिव साइड पर है। तो मेरा ये मानना है कि कुछ अहम लेवल के आसपास बाजार पहुंचता है, तो वहां पर इन डेटा के दम पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार करना चाहिए नीचे का लेवल का। और ये बात मैं लगातार इस तेजी में कह रहा हूं कि आपको मौका मिलता है वापस से नीचे लेने का, उसको छोड़िए मत। और वो मौका हर रोज मिल रहा है। कल सुबह भी मिला। कल सुबह एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट नीचे देखकर काफी लोग दुखी हो रहे थे। सुबह से ट्वीट आना शुरू हो गए, सर क्या होगा, ये क्या होगा, बुल कॉल स्प्रेड बनाया उसका क्या होगा। सुबह से हमने ये कॉन्फिडेंस दिया कि आप तो ये उम्मीद करिए, ये प्रार्थना करिए कितना ज्यादा नीचे खुल सकते हैं ताकि लपकने का मौका मिले। हमने खरीदने की बात नहीं की, लपकने की बात की कि मौका मिलते ही पकड़ लीजिए। अब जितना मिला उतना मिला, तो डरने की बात नहीं है, सावधानी रखनी है। आपको अलर्ट रहना है। आपको लेवल्स पता होने चाहिए कि मुझे कहां एंट्री करनी है और कहां प्रॉफिट बुकिंग, बस इतना ही। तो एकमात्र संकेत जो नेगेटिव साइड पर आज है दीप, वो है एफआईज और घरेलू फंड्स की बिकवाली, जो ऊपर के लेवल पे बाजार की तेजी को लिमिट करेगी। वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसका इंतजार करें। और वापस से नीचे के लेवल पर जब आपको करेक्शन मिले 7500 पॉइंट का अगर मिल जाए ऊपर के लेवल से, कह नहीं क्या, बाजार की स्ट्रेंथ और ग्लोबल मार्केट्स को देखकर डिसाइड करेंगे उस वक्त कि कहां वापस से एंट्री करनी चाहिए। जी दीप। बिल्कुल, और जो ये डेटा थोड़ा नेगेटिव आ रहा है उसके बारे में भी अभी विस्तार में चर्चा करेंगे, पर एक बार आपको दिखा देते हैं कि कल मार्केट्स पर अनिल जी ने क्या स्ट्रैटेजी दी थी। और जैसे कि वो कह रहे हैं, खुलते ही खरीदने की राय दी गई थी और देखिए वो स्ट्रैटेजी सुपरहिट रही। जितना गैप डाउन आप सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूं या लोग सोच रहे हैं, उतना गैप डाउन नहीं होगा। लपक लेना है। खरीदे निफ्टी 11,150 से 11,235 की रेंज में। 11,100 स्टॉप लॉस है, 11,275, 300, 325 और 375 तक के टारगेट के लिए, 4 टारगेट के लिए आपको निफ्टी में करनी है खरीदारी। लेकिन लेना जरूर है इस रेंज में, ये बात पक्की है। 21,900 ज्यादा रीजनेबल लेवल है एंट्री करने का, अगर मिलता है तो। 21,750 ब्लाइंड बाय, जो एकदम पैसिव इन्वेस्टर है, जो एकदम बिना रिस्क के लेना है, 21,750। सुबह सुबह हम भी जब कमेंट्री कर रहे थे कि अगर 100 पॉइंट नीचे खुले तो लपक लीजिए। बिल्कुल। और जहां खुले वहां भी खरीदना है, नीचे आए तो और खरीदना है। लगभग आप हरे निशान में, बैंक निफ्टी तो आ ही चुका है। तो जो सुबह स्ट्रेटेजी थी कि जितनी गिरावट मिले उतना बढ़िया, उतना ही ज्यादा आपको शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी करनी है, वो एकदम परफेक्ट है।
बिल्कुल, तो अनिल जी कल की स्ट्रैटेजी तो परफेक्ट रही। अब देखते हैं आज का एक्शन कैसे होगा। तो बताइए सर, आज के क्यूज क्या निकल कर आ रहे हैं मार्केट्स के लिए, रेंज किस हिसाब से दे रहे हैं आज के एक्शन के लिए? दीप देखिए, ग्लोबल संकेत आज पॉजिटिव साइड पे, इसमें कोई डाउट नहीं कि यहाँ पर जिस तरह का माहौल बना है इसको आप पॉजिटिव मानकर चलिए। एफआईज और घरेलू फंड्स का कुछ हिंट मैंने दिया है, विस्तार से आगे बताऊंगा, दोनों नेगेटिव है। वायदा कारोबार के संकेत ये इंटरेस्टिंग है दीप, देखिए न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर आते हुए दिखे, ये भी मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा, फिलहाल आपको संकेत बता रहा हूँ। सेंटिमेंट और ट्रेंड दोनों ही पॉजिटिव साइड पर है। तो आपके लिए पॉजिटिव क्या है? ग्लोबल मार्केट्स, वायदा कारोबार, सेंटिमेंट और ट्रेंड। न्यूट्रल कुछ भी नहीं, नेगेटिव आंकड़े घरेलू और लोकल फंड्स के। रेंज 11,200 11,240 दिन का सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पर डे ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए अगर आता है तो। 11,100 11,150 इस रेंज की ज़रूरत नहीं है अगर 11,200 के नीचे फिसले तो। लेकिन वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी के दिन एक चीज़ समझ में आई है, सीखा है कि कभी भी और कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि ये लेवल नहीं टूट सकता, ये होगा नहीं, ये हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और संभावना नहीं के बराबर है। फिर भी ऑन ए सेफर साइड गलती से किसी वजह से 11,200 टूट जाए तो 11,100 11,150 वो रेंज है जो ब्लाइंड बाय है आपके लिए खरीदारी करने के लिए आज से। 11,375 11,400 ये पहला रुकावट का लेवल है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। संभावना कम है कि हम 11,400 को आनंद फानंद में अंधाधुंध एकदम भाग दौड़ कर तोड़ ले। उसके लिए आपको चाहिए डाउ फ्यूचर 100-150 पॉइंट ऊपर कम से कम, तो आप 11,400 को पार कर पाएंगे। अदरवाइज 11,375 11,400 वो रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। अगर गलती से पार किया तो 11,450 11,475 फाइनल टारगेट, प्रॉफिट बुक करिए आराम से और वहां पर रुक जाइए, इंतजार कीजिए। तेजी की पोजीशन में अगर आपका निफ्टी में है, स्टॉक्स में, और फिर 50-75-100 पॉइंट के करेक्शन का इंतजार कीजिए। तो 11,450 11,500 वो रेंज है जहां आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बैंक निफ्टी 22,000 22,075, देखिए कल भी 22,000 तोड़ा नहीं, 22,000 21,990, वो 10 पॉइंट तोड़ना नहीं होता बैंक निफ्टी में। 22,000 22,075 आज भी मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, मुझे नहीं लगता कि ये लेवल टूटेगा। फिर भी सेफर साइड पर अगर आपको चाहिए तो 21,800 21,900 ये रेंज रख लीजिए, ब्लाइंड बाय आपके लिए। बैंक निफ्टी 22,400 22,500 रुकावट का लेवल है, अभी संभावना कम दिख रही कि 22,500 को एकदम से झटके से पार करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप मुझे एक सवाल पूछेंगे कि ज़्यादा संभावना क्या है, 22,000 के टूटने की या 22,500 के पार निकलने की, तो मैं कहूँगा कि 75-80% चांस 22,500 के पार निकलने के हैं और 20 या 30% चांस 22,000 टूटने के। तो हायर साइड पे बैंक निफ्टी में चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। एक बार की अगर आप चाहें तो 22,450 22,500 की रेंज में थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहें तो करें। 22,500 पार होकर निकला तो फिर बैंक निफ्टी में और अच्छी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी, तब आपको 22,650 22,750 की रेंज के लिए ट्रेड करना है और वो आपका फाइनल टारगेट होगा जहां प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करिए। दिन की रेंज दे दूं 11,275 11,375, ये आज के दिन की छोटी रेंज है। मेरे ख्याल से इससे काम चल जाना चाहिए। मीडियम रेंज नहीं, इससे नहीं, मीडियम रेंज से काम चल जाना चाहिए, माफ़ कीजिएगा। 11,240 11,400 ये आपकी मीडियम रेंज है। अभी तक जो दिख रहा है दीप 11,225 11,400 इस रेंज के बाहर आज निकलना नहीं चाहिए निफ्टी। अगर डेटा कुछ आपको संकेत देते हैं तो ये रेंज काफ़ी, और गैप से खुल गए तो 11,240 11,400 यही रेंज रहनी चाहिए। लेकिन कभी भी मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, इसलिए हमेशा बिगर रेंज हाथ में रखनी है। और बिगर रेंज क्या है? 11,200 11,450, ये नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी 22,225 22,400 ये आपकी छोटी रेंज है। 22,075 22,500 ज़्यादा संभावना इसी रेंज से हम काम चला लें। फिर भी सेफर साइड पर 21,900 और 22,650 ये रेंज आप बड़ी वाली हाथ में रखिए ताकि आपके कभी ज़रूरत पड़े तो काम आए। पुट कॉल रेशियो बहुत कंफर्टेबल है, एक्सपायरी के दिन 1.45 एकदम बैलेंस परफेक्ट पुट कॉल रेशियो है। इसीलिए दीप मैंने है ना वायदा कारोबार के संकेतों को पॉजिटिव रखा है। और विक्स देखिए गिरते गिरते 20-21 पर आ गया है जी। बिल्कुल, तो कंफर्ट आ रहा है पीसीआर से, रेंज भी अच्छी निकल कर आ रही है, पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड ही रहेगी मार्केट्स में, पर देखते हैं एक्शन कैसा रहेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनकी हैं सर, उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए? 11,200 नो ब्रेनर। जिनको बहुत छोटी कम रिस्क रखनी हो कल के लो का रख लें, 11,240 का, वो आपकी मर्जी पर है। 11,200 वेल डिफाइंड बुकिश स्टॉप लॉस है जो आप रखिए, चाहे इंट्राडे ट्रेडर हैं चाहे आप क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड करते हैं।
देखिए 100 पॉइंट की रिस्क आप नहीं रखेंगे 11,000 के लेवल पे तो क्या करेंगे फिर, इतना तो रखना ही पड़ेगा ना भाई। तो आप अब इतनी रिस्क नहीं झेल सकते तो फिर मार्केट में आपके लिए बड़ा रिस्की मामला है, किसी दिन मुश्किल हो जाएगी। तो 11,200 सही स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी पर 22,000 इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए थोड़ा दूर है, 250 पॉइंट नीचे, लेकिन वही सही स्टॉप लॉस है। और क्लोजिंग बेसिस पर आप 100 पॉइंट और नीचे कर लो। अगर आज एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो मैं आपको कहता क्लोजिंग बेसिस पे भी 22,000 का स्टॉप लॉस रखिए बैंक निफ्टी में। एक्सपायरी का दिन इसलिए मैं 100 पॉइंट की एक एक्स्ट्रा रिस्क आपके लिए लेकर चलता हूँ। और 21,900 के नीचे अगर बैंक निफ्टी बंद होता है आप अपनी लॉन्ग कम कर लीजिए। शॉर्ट पोजिशन पे आइए, वेल डिफाइंड क्लियर कट स्टॉप लॉस 11,400, कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 11,400 के पार निकलता है, टिकता है, डे ट्रेडर हैं तो भी काट लीजिए, बंद होता है तब तो काटने ही है। बंद वालों को तो 11,325 के ऊपर ही काट लेना है, ईमानदारी की बात तो ये 11,325 मतलब अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग, अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग मिल रही है, वहाँ नहीं काटेंगे तो कहाँ काटेंगे भाई। तो काट लीजिए। अब अपने अपने रिस्क एपेटाइट पर है। मैं 11,400 का आपको एक सेफर स्टॉप लॉस दे रहा हूँ डे ट्रेडर्स और क्लोजिंग के लिहाज से। बैंक निफ्टी का डीप है ना, मैं ऐसा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ जो खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा, और वो है 11,300, माफ कीजिएगा 22,325। मुझे कल का हाई पार करते ही काट लेना है, रखना ही नहीं है शॉर्ट, क्यों रखना है, करेक्ट। तो आप रहिए मतलब ताकत है भाई बैंक निफ्टी में। और आप देखिए पिछले 4 दिन हो गए हमेशा बैंक निफ्टी में बाय कॉल्स आ रहे हैं ना आपको, कभी मैं दे देता हूँ, कभी विश्वेश जी दे देते हैं, कभी नितिन जी दे देते हैं, कभी जय दे देते हैं, सब लोग दे रहे हैं। क्यों शॉर्ट रहना है, शॉर्ट के संकेत है नहीं भाई। आप शॉर्ट करो, काट लो, 100-200 पॉइंट मिल गया दिन में आराम से, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाकी लेने का ध्यान रखो, इसलिए मैंने कल का हाई पार करे खत्म, नहीं रखना है शॉर्ट, काटो। और फिर भी जो शूरवीर हैं ज़्यादा, मैं कभी कभी शॉर्ट सेलर्स को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं उन शॉर्ट सेलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो स्किल्ड शॉर्ट सेलर्स है, डिसिप्लिन से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करना चाहते हैं, उन्हें मैं प्रोफेशनल शॉर्ट सेलर्स मानता हूँ। सुनिएगा, वो प्रोफेशनल शॉर्ट सेलर्स हैं, स्किल्ड ट्रेडर्स हैं। लेकिन कुछ कुछ है ना ढीठ होते हैं, मतलब वो खुद कट जाएंगे लेकिन शॉर्ट नहीं काटेंगे, वो मतलब इसलिए। और कुछ लोग सिर्फ शॉर्ट इसलिए करते हैं, अरे इतना बढ़ गया, इतना क्यों बढ़ गया, अरे भाई बढ़ गया, बढ़ जाने दो, आपका क्या लेके गया, अगर आप ले नहीं पाए तो बेचेंगे। ये जो मेंटेलिटी है ना, ये है ना वो ढीठ शॉर्ट सेलर्स की है। और फिर क्या होता है, आज नहीं कल नीचे आ जाएगा, कहाँ जाने वाला है, यहीं रहने वाला है, आज कल नहीं परसों आ जाएगा, उस चक्कर में वो 1,000-1,500 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ जाता है, फिर वो शॉर्ट कटती नहीं, वो खुद शॉर्ट सेलर ही कटता है, वैसा वाला हाल हो जाता है। तो ऐसे ढीठ शॉर्ट सेलर्स है ना, उनके लिए स्टॉप लॉस 22,500 है। जो स्किल्ड शॉर्ट सेलर्स हैं, जो डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस है 22,325 का, बिल्कुल छोटा सा। बाकी आपको आखिरी और रखना है 22,500 का रख लीजिए, लेकिन 22,500 का जो है वो सिंपल है, इसके अलावा आपके लिए स्टॉप लॉस नहीं बनता है। ओके, तो ये हो गया दीप आपके सारे के सारे स्टॉप लॉस। बिल्कुल, और स्टॉप लॉस ध्यान से रखना है, स्पेशली अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो मार्केट के हिसाब से उसका मूवमेंट ज़रूरी रहेगा। नई पोजीशंस के लिए क्या सलाह दे रहे हैं सर आज? बनाओ, यही सलाह है, खरीदो निफ्टी जितना आपकी ताकत है, 11,200 के स्टॉप लॉस के साथ, जितना नीचे मिले उतना ज़्यादा खरीदो। 11,250-60 से शुरुआत करो, बहुत एग्रेसिव है तो 11,275 से शुरुआत करो। शांति से लेना है 11,225 पे लो। अब कहाँ मिलेगा ये 9:08 पे देखेंगे और वहाँ पर फाइनल करेंगे। और 11,375, 11,400, 11,450 तीन टारगेट ऊपर के। जो लोग बेचना चाहते हैं, हाँ अब दीप इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मामला कि बेचे कहाँ। डेटा ये कह रहा है 11,400 पे बेच दो, ठीक है। अब डेटा अपनी जगह, एक्सपायरी अपनी जगह। एक्सपायरी का दिन नहीं होता, मैं पक्के से कहता 11,375, 11,400 शॉर्ट, ठीक है दीप, 75 पॉइंट के लिए, 11,300 तक के लिए। लेकिन आज एक्सपायरी में ना शूरवीर नहीं बनना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सेफ रहिए, 11,375 से सोचना शुरू करिए, 11,400 पे पक्का बेचना शुरू करिए, 11,450 तक बेचेंगे तो बहुत बढ़िया। स्टॉप लॉस 11,500 है, मुनाफा ज़्यादा नहीं है, देख लो लेवल बहुत छोटे हैं, 350, 325, 350 पॉइंट में 3 लेवल दे लिए। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बेचकर कितना ज़्यादा, बहुत एग्रेसिव ना बेचे। फिर भी अगर एक्सपायरी के दिन गलती से ज़्यादा गिर गया तो 11,275, 11,250 तक भी आ सकता है, इससे हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको 11,400, 11,450 की रेंज में बेचना ही चाहिए। 11,375 से ही सोचना शुरू कर दें। जो मल्टीपल लॉट्स बेचते हैं वो 11,375, 11,400, 11,450 इस तरह से टुकड़ों में बेचे, और टुकड़ों में भी ऐसे बेचे कि हायर रेंज के लिए ज़्यादा रखें, लोअर रेंज के लिए कम रखें। जैसे आपको 5 लॉट बेचना तो एक 375 में बेचो, 2 400 में बेचो,
दो 450 में बेचो, इस तरह से बेचना नहीं। पता चला 3 आपने एक 375 में बेच दिया, एक बाद में के लिए रखा है, ऐसा नहीं। ट्रेडिंग की भी स्किल्स होती है, वो आपको आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, कहाँ कितना बेचना है वो समझ में आना चाहिए। ये आ गई आपकी निफ्टी। अब आइए बैंक निफ्टी, ठीक है ना। 22,200 के स्टॉप लॉस। अब आप देखिए दीप, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज, स्टॉप लॉस क्या है, 22,200। अब जो लोग बुकिश स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं सही वाला, उनका स्टॉप लॉस तो 22,000 है। जो आज फ्रेश खरीदारी अगर गैप से नीचे मिलता है तब तो ठीक है, तो 22,200 पे ले लीजिए, तब 22,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर ऊपर खुलता है तो स्टॉप लॉस 22,200 का लीजिए, रिस्क ज्यादा चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। 22,200 का स्टॉप लॉस, 22,400, 500 और 650 तीन टारगेट के लिए, सिंपल। लेकिन अगर नीचे खुलता है तो 22,200 पे ले लीजिए, 22,150 पे ले लीजिए, तब स्टॉप लॉस 22,000। ये मैं 9:08 पे आपको बताऊंगा। बैंक निफ्टी दीप आज बहुत सोचा कि शॉर्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना। फिर मैंने कहा कि एक काम करते हैं, एक लाइन लिखते हैं, ये शॉर्ट कॉल जो बैंक निफ्टी का है, ओनली फॉर स्किल ट्रेडर्स विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जिनकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, वो बैंक निफ्टी शॉर्ट करें 22,450, 22,500 की रेंज में। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 22,575 का होगा, 75-100 पॉइंट का। 22,350, 22,250, 22,100, ये तीन टारगेट के लिए आप ऊपर में शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बैंक निफ्टी का ट्रेड हो गया जी दीप। बिल्कुल, तो स्पेशली बैंक निफ्टी पर ट्रेड करने पर ध्यान रखना है। अगर आपकी एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस हैं या नई शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, जिस तरह से मोमेंटम है उधर। एक और स्टॉक बैन में आ गया सर, औरोबिंदो फार्मा। अब टोटल लिस्ट हो गई है 10। पर अब जो संकेत हैं उनके बारे में विस्तार में चर्चा करते हैं सर। एफआई डीआई इस बार दोनों नेगेटिव हैं, हालांकि एफएनओ पॉजिटिव हो गए, तो इसका क्या असर पड़ सकता है? और अगर मार्केट का ट्रेंड और बाकी सारे सेटअप पॉजिटिव हैं, पर उसमें जिन्होंने एक्चुअल खरीदारी करनी है वो उन्हीं के अगर संकेत नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका क्या असर होगा? ये दीप देखिए, पहले मैं आपको एफआईएस और घरेलू फंड के डेटा बताता हूँ। पहली चीज तो जो साफ दिख रही है पिछले 3-4 दिनों से, कैश मार्केट में जो खरीदारी का आंकड़ा है ना, वो छोटा होता जा रहा है एफआईएस का, ठीक है। और आमतौर पर एफआईएस की खरीदारी छोटी है तो घरेलू फंड की भी बिकवाली छोटी हो जाती है। घरेलू फंड खरीदते हैं तो एफआईएस बेचते हैं, इन दोनों का पता नहीं है आपस में। परफेक्ट एकदम एकदम 100% परफेक्ट 36 का आंकड़ा है, बिल्कुल उल्टा करने का एक दूसरे का। देखो, वैसे तो 36 का आंकड़ा गलत माना जाता है, लेकिन हमारी आदत क्या है, हम हर चीज़ में पॉजिटिव देखते हैं। तो ये 36 का आंकड़ा उल्टा होते हुए भी परफेक्ट है, मतलब एकदम दोनों एक दूसरे के विपरीत बराबर चलते हैं नियम वहाँ से। 351 करोड़ की खाली खरीदारी की है एफआईएस ने, सामने घरेलू फंड ने बेचा ज़्यादा है 940 करोड़ का। तो कैश मार्केट के आंकड़े थोड़े से बिकवाली की तरफ है, पहली चीज़। अब आइए एफआईएस के आंकड़े फिर खराब क्यों, जब 350 करोड़ का खरीदा है। मैं आपको लगातार कह रहा था 2-3 दिन से, मेरी एफआईएस के वायदा कारोबार के आंकड़ों पर बड़ी पैनी नजर है। ये वहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ मतलब बेच रहे हैं, गड़बड़ मतलब ऐसा गड़बड़ नहीं है, बेचने को हम गड़बड़ माने तो अलग बात है, वैसे गड़बड़ वो तो अपना अपना व्यू है, लेकिन कहने का मतलब मार्केट के हिसाब से 1163 करोड़ ये बिकवाली उन्होंने इंडेक्स में किए, 764 करोड़ ये बिकवाली स्टॉक्स में किए, तो करीबन 2,000 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर हुई है, ठीक है। ये आंकड़ा कमजोरी वाला है, बिकवाली बढ़ी हुई है दीप। और कल के मार्केट में अगर हल्का सा मार्केट फ्लैट बंद होता है, उसके बावजूद एफआईएस बड़ा बेच के गया, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए चिंता की बात है, इसलिए मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ। 778 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शंस में खरीदारी है, जो अलग अलग है, दोनों ही तरह के हैं, वो आप छोड़ दीजिए। एक बार आप खाली फ्यूचर्स पर फोकस कीजिए। तो एफआईएस के आंकड़े फ्यूचर्स और कैश को मिलाकर खराब है, घरेलू फंड के तो खराब चल ही रहे हैं, एक आध दिन बीच में कभी न्यूट्रल हुआ होगा तो हुआ होगा, और बाकी खराब ही है। अब बड़े दिनों बाद एफआईएस के डेटा को मैंने आज नेगेटिव साइड पर रखा है, बड़े दिनों बाद, नहीं तो अब तक पॉजिटिव या न्यूट्रल ही आ रहे थे, बड़े दिनों बाद आज नेगेटिव, तो यहाँ सावधानी रखने की जरूरत है जी दीप। बिल्कुल, एफआईएस के डेटा पर आज सावधानी रखने की जरूरत है। न्यूट्रल से अब नेगेटिव हो गए हैं। वायदा कारोबार ये न्यूट्रल से पॉजिटिव हो गया, वो भी वीकली एक्सपायरी के दिन। इसका किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है सर, और क्या लेवल्स पर ध्यान रखना चाहिए? ये दो चीज मुझे अच्छी लगी जिसलिए मैंने पॉजिटिव किया इसको। पहला तो मेरे लिए पुट कॉल रेशियो एक्सपायरी के दिन 1.45 में कंफर्टेबल हूँ, और स्पेशली आप देखिए जब बाजार है ना एकदम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, आप देखिए आप 7,500 से 11,500 के करीब नॉन स्टॉप है, इतना तेजी का माहौल है, अंडर करंट मजबूत है, सारे संकेत एफआईएस की बिकवाली को छोड़ के घरेलू फंड को कोई एक भी संकेत आपके नेगेटिव नहीं, उसके बावजूद पुट कॉल रेशियो मेरा कंफर्टेबल है। 1.45 के पुट कॉल रेशियो पे मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, बैलेंस्ड है।
और ये अच्छी बात है कि ओवरबोट मार्केट नहीं है, और वो भी एक्सपायरी के दिन। इसलिए मैंने पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ जो मैंने जिस वजह से मैंने रखा है दीप पॉजिटिव साइड पे, नहीं तो मैं वायदा कारोबार के संकेत बड़े आसानी से पॉजिटिव लेता नहीं, बहुत मुश्किल से लेता हूँ। नेगेटिव भी जल्दी नहीं लेता तो पॉजिटिव भी जल्दी नहीं लेता हूँ, आमतौर पर मैं न्यूट्रल रख के चलता हूँ। दूसरी बड़ी चीज़ जो है, प्रीमियम घट गई है। आप निफ्टी फ्यूचर्स में 22 पॉइंट से प्रीमियम घटकर 9 पॉइंट पर आई है। बैंक निफ्टी में तो खैर अभी भी ज़्यादा है, मैं जितना चाहता हूँ उसे 69 पॉइंट से घटकर 52 पॉइंट। प्रीमियम कम होना बहुत ज़रूरी है। प्रीमियम ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि आपकी शॉर्ट्स कवर हो गई, आप ऐसे समझिए। और अगर मुझे है ना, इस हमेशा मार्केट में शॉर्ट सेलर्स की ज़रूरत होती है। आशु मदान साहब चाहिए ही चाहिए। वही जब बाजार खराब होता है ना, तब कोई नहीं खरीदता, तेजी करने वाले सब भाग जाते हैं, सिर्फ शॉर्ट सेलर्स खरीदते हैं। वो नीचे आकर सपोर्ट देते हैं, उनको शॉर्ट काटनी है, वो शॉर्ट काटने वाली खरीदारी आती है। तो इसलिए शॉर्ट सेलर्स की भी अहमियत है। तो पुट कॉल रेशो उस हिसाब से आप देखेंगे तो बैलेंस है। प्रीमियम थोड़ी सी नीचे आई, वो अच्छी है। तो ये दो बड़े फैक्टर्स हैं। अच्छा, एक और तीसरा बड़ा फैक्टर है जो मैंने शुरुआत में कहा, एक्सपायरी के दिन आपके लिए ट्रेडिंग रेंज बहुत छोटी है। वायदा कारोबार के डेटा के हिसाब से देखिए, 11,200 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 33 लाख शेयरों का, बड़ा सपोर्ट हो गया 100 पॉइंट नीचे। 11,400 के कॉल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और वो है 37 लाख शेयरों का, 100 पॉइंट ऊपर रुकावट का लेवल है। और बीचों बीच में 11,300 पर आप बंद हुए हैं, वहां पर भी लगभग बराबर का ओपन इंटरेस्ट है। 28 लाख शेयर पुट में है तो 23 लाख शेयर कॉल्स में है। इसका मतलब क्लियर कट है कि आपके लिए रेंज डेटा ये सब आपको पॉजिटिव साइड पर इशारा कर रहे हैं। ये तो बात होगी आपकी निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी, सिमिलर सिचुएशन है। बैंक निफ्टी में देखिए 22,000 के पुट पर 8 लाख शेयर हैं, बड़ा सपोर्ट है। 22,500 के कॉल पर 9 लाख शेयर हैं, बड़ा रेजिस्टेंस है। और दोनों जगह 500 पॉइंट की रेंज में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। इसके बीच में आपको खेलना है। अब होगा क्या, अगर 22,000 आप तोड़ेंगे तो 100 से 200 पॉइंट तुरंत गिरेंगे। 22,500 के पार निकल कर टिके तो 100 से 200 पॉइंट तुरंत मिलेंगे। ये सिंपल फॉर्मूला है। ज़्यादा संभावना है डेटा के लिहाज से आप 22,500 की रेंज में दिन बिता दें, एक्सपायरी कर लें। थैंक यू वेरी मच। ये साफ दिख रहा है जी दीप। बिल्कुल, तो नज़र रहेगी इन लेवल्स पर। और जिस तरह से डेटा निकल कर आ रहा है, इंटरेस्टिंग वीकली एक्सपायरी का दिन होना चाहिए आज। चलिए देख लेते हैं फिर कौन से स्टॉक्स में भी आज एक्शन रहेगा, कहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। हमारे साथ हमारी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, मानसी, कुशल, संदीप और साथ ही आशीष। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के कुछ अहम ट्रिगर्स और पोस्ट मार्केट अर्निंग्स कौन सी हैं। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सुप्रीम कोर्ट में BS4 इन्वेंट्री मामले पर सुनवाई होने जा रही है, इस पर फोकस है। इसके अलावा एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस के लिए आज का दिन इंपॉर्टेंट है। डीलिस्टिंग पर विचार करने के लिए कंपनी एक बोर्ड बैठक करने जा रही है। नतीजों के लिहाज से कैश स्पेस की कई सारी कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं। टू नेम अ फ्यू, अमृतांजन, मद्रास फर्टिलाइजर, प्रिज्म जॉनसन, 3M इंडिया, APL, अपोलो, रेडिंगटन इंडिया जैसी कंपनियों के नंबर्स आज आते दिखेंगे। कल बाजार बंद होने के बाद अशोक लेलैंड के नंबर्स आते हुए दिखे। मुनाफे से घाटे में कंपनी आती दिखी है। 230 करोड़ का मुनाफा जहां ये देख रही थी, अब 389 करोड़ का घाटा कंपनी देख रही है। हमारा अनुमान था 411 करोड़ का घाटा यहां पर देखने को मिलेगा। आय के फ्रंट पर यहां पर 88% की 650 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की। 482 करोड़ का हम अनुमान लगाकर चल रहे थे। मार्जिन्स 9.4% से नेगेटिव में आते हुए देखने को मिले। नेगेटिव 51% के मार्जिन्स कंपनी ने पोस्ट किया। हमारा नेगेटिव 69% का अनुमान था। टाटा पावर कंपनी के नतीजे मिले जुले रहे हैं। कंपनी के मुनाफे को अगर आप देखेंगे 26% की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। 206 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। वहीं आय 16% गिरती हुई देखने को मिल रही है। 6,452 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट किया और मार्जिन्स जो है 29.6% से 26.8% पर जाते हुए दिखे हैं। औरोबिंदो फार्मा के नतीजे भी आते दिखे। नतीजे अच्छे हैं। कंपनी का मुनाफा जो है 22% बढ़ता दिखा है। 780 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। वहीं मार्जिन्स 21% पर इंटैक्ट रहते हुए दिखे और आय जो है 8.8% तक बढ़ी है। 5,968 करोड़ का हम अनुमान लगा रहे थे, जबकि कंपनी की आय 5,925 करोड़ पर आती दिखी है। ₹1.25 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है। इनके यूएस रेवेन्यू में 6.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। यूरोप की ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन होती दिखी है, करीब 5% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। और API बिजनेस 6.5% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही नेट डेट की अगर बात करें, सिक्वेंशियली यहां पर डिक्लाइन देखने को मिले हैं। $191 मिलियन से $168 मिलियन पर जाते हुए दिखे हैं। कमिंस के नतीजे आए। नतीजे यहां पर मुनाफे को अगर देखें तो 52 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। 28 करोड़ के
मुनाफे का हम अनुमान लगा रहे थे, सहारा मुनाफा को लोअर टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से मिलता हुआ दिखा है। कंपनी की आय 62% गिरी है, मार्जिन 11% से 0.5% पर रहते हुए दिखे हैं। कैश स्पेस की कंपनी एसएच केलकर के नतीजे कमजोर रहे, मुनाफा 21% गिरा है, बिक्री 30% गिरती दिखी है, मार्जिन 16.9% से 16.1% पर जाते दिखे हैं। त्रिभुवन दास भीमजी, मुनाफे से घाटे में कंपनी आई है, जहां पर 3.5 करोड़ का मुनाफा कंपनी देख रही थी, अब 20 करोड़ का घाटा देख रही है। मार्जिन 6.1% से -12% और बिक्री जो है 82% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। तानला सॉल्यूशंस अंत में इसके नंबर आए हैं, कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है, करीब 89 करोड़ के घाटे से अब 78 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने देखा है। मार्जिन्स -4.9% से 13.9% पर आते दिखे हैं और बिक्री जो है यहां पर गिरावट जरूर देखने को मिली है, 12.8% की गिरावट, 455 करोड़ की बिक्री कंपनी ने पोस्ट की है। ओके, तो भरपूर एक्शन रहेगा नतीजों पर कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। संदीप के साथ जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग संदीप, बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। सबसे पहले कुछ नतीजे जो बचे हैं उसमें नवनीत एजुकेशन, इसके नंबर्स कमजोर आए हैं। इनकी जो सेल्स है उसमें करीब 60% का ड्रॉप है, 70% कामकाजी मुनाफा घटा है, 28% वाले मार्जिन घटकर 20.5% पर आ गए और मुनाफे में भी 73% की गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल देखा जाए नंबर्स काफी कमजोर है। लेकिन आयन एक्सचेंज, इसके नंबर्स आप देखेंगे कंसोलिडेटेड आधार पर आपको काफी अच्छे नजर आएंगे। केवल सेल्स को छोड़ दीजिए जो कि करीब 17% घटी है, बाकी नंबर्स आपको ठीक ठाक नजर आएंगे, जहां पे आप कामकाजी मुनाफा देखिए 34.5% बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन जो 7.25% वाले थे वो 12.25% हो गए और मुनाफे में भी करीब 31% के आसपास का जंप देखने को मिला। तो यहां पे नंबर्स काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं। मैक्स फाइनेंशियल, इसके नंबर्स अगर आप देखें तो आपको मिले जुले नजर आएंगे। इनकी जो शुद्ध ब्याज आए उसमें हल्का सा अपटेक है, 75 करोड़ के नंबर आए हैं 74.9 करोड़ के मुकाबले, लेकिन मुनाफे में 12.5% के आसपास का ड्रॉप देखने को मिला। तो यहां पे नंबर्स मिले जुले हैं। इसके अलावा एमएससीआई ने अपना जो एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स है उसका रिव्यू किया है, उसमें कुछ जो बदलाव किए हैं। कोई स्टॉक का ऐड या डिलीट नहीं किया गया है, लेकिन हाँ 3 स्टॉक ऐसे हैं जिनके वेटेज कम किए गए हैं, जिसमें भारतीय एयरटेल, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज में डिक्रीज किया गया, करीब 2.25% के आसपास का इनका वेटेज डिक्रीज किया गया। तो जो सेलिंग है करीब 3800 करोड़ रुपए के आसपास की देखने को मिलेगी। आईटीसी, इसका जो वेटेज है वो 1.5% कर दिया गया, 1.79% से तो 0.3% के आसपास का ड्रॉप। यहाँ पे भी 600 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। और बजाज ऑटो, यहाँ पे जो वेटेज 0.65% था उसे घटाकर 0.52% किया गया। यहाँ पे करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग इस स्टॉक में भी एक्सपेक्टेड है। केवल एक स्टॉक है जिसका वेटेज बढ़ाया गया, वो है एक्सिस बैंक का, 20 बेसिस पॉइंट से ये वेटेज बढ़ाया गया है और उसे करीब $3.25 करोड़ के आसपास का नेट इनफ्लो देखने की उम्मीद की जा रही है। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे खबर ये आई कि इनके जो चेयरमैन है समीर गहलोत, उनको सीईओ के पद से दरअसल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और यहाँ पे अब आरबीआई के जो पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं एसएस मुंद्रा, उनको नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया है। तो ये एक डेवलपमेंट है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के लिहाज से, यहाँ पे नजर रखिए। हिंडाल्को पे नजर रखिए, इनकी जो यूएस की सब्सिडरी है नोवेलिस, उसके नंबर्स आए हैं जून तिमाही के। कंपनी मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है, करीब $13.25 करोड़ का मुनाफा था, उसके सामने करीब $8 करोड़ के आसपास का घाटा हुआ है। और नंबर्स के बाद आप देखिए इन्होंने अपना जो क्षमता विस्तार खर्च है उसे भी कम करने की बात करी, जो पहले $15 करोड़ था उसे घटाकर अब $10 करोड़ किया जाएगा। इसके अलावा ऑटो स्पेस से जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर ईवी कंपनीज हैं उन पे आज नजर रखी, जिसमें एमएनएम है, इलेक्ट्रोथर्म है, ग्रीव्स कॉटन जैसी कंपनीज हैं। इनके लिए अच्छी खबर है, इनफैक्ट अजीब बिजनेस की एक एक्सक्लूसिव खबर है जिसके ऊपर मोहर लगी है। सरकार ने ऐसी कंपनियां जो कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ईवीज बनाते हैं उनको बिना बैटरी के बिक्री की जो मंजूरी है वो दे दी है। तो उससे अब यहाँ पे माना जा रहा है कि शायद अच्छा खासा अपटेक इनकी सेल्स में देखने को मिल सकता है। एक बड़ी क्लैरिटी यहाँ पे आती हुई दिखी है। थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल जैसी जो डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं उन पे भी नजर रखिए। महाराष्ट्र सरकार ने जो कोविड टेस्ट की कीमत है उसमें 300 रुपए की यहाँ पे कमी करी है। अब जो रेंज आ गई है वो 1900 से लेकर 2500 के बीच की है। तो उस लिहाज से देखा जाए पहले जो अधिकतम दाम था वो 2800 रुपए का था। तो उस लिहाज से इन कंपनीज के लिए सेंटीमेंट के लिहाज से नेगेटिव हो सकता है। औरोबिंदो फार्मा, यहाँ पे नजर रखिए, यूएसएफडीए से इनको ब्लड प्रेशर से जुड़ी एक जो दवा है उसके जो इलाज में इस्तेमाल होती है उसके लिए मंजूरी मिली है। मैं यहाँ पे दवा को कोशिश भी नहीं करूंगा उसका नाम लेने की। अब मैं सीधा इनसाइडर ट्रेड्स पे जाता हूं, जहां पे सूर्य रोशनी, देखिए इनके जो एक प्रमोटर हैं सूर्य रोशनी एम्प्लॉयज वेलफेयर ट्रस्ट, उन्होंने 7 से 11 अगस्त के बीच में करीब 2.25 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर किए हैं। ट्राइडेंट की ओर से लगातार आप देखिए प्रोमोटर्स की ओर से इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है। ट्राइडेंट कैपिटल ने 11 अगस्त को करीब 7.25 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर करे हैं।
डिक्सन टेक में एसबीआई म्यूचुअल फंड यहां पे करीब आधे % के आसपास की हिस्सेदारी बेची गई है, उन्होंने बिकवाली करी है। और आखिर में ब्रिटानिया पे नजर रखिए, 17 अगस्त को बोर्ड बैठक में फंड जुटाने के ऊपर विचार हो सकता है। भरपूर एक्शन रहेगा, खबरों के दम पर भी काफी सारे स्टॉक्स रिएक्ट करने वाले हैं। कुछ और नतीजे हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए कुशल के पास। गुड मॉर्निंग कुशल, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। कैश सेगमेंट में काफ़ी सारे नंबर्स आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर जीएसएफसी देखें तो नंबर्स वीकर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर 42 करोड़ का जो मुनाफा था वो अब 30 करोड़ पर जा पहुँचा है, तो 27% की डिक्लाइन वहाँ है। साथ ही मार्जिन जो है कंपनी की वो भी करीब 1.5% गिरकर 5.5% पर आती हुई दिखी है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर नंबर्स काफ़ी खराब है, मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है। कंपनी 10 करोड़ का मुनाफा था और अब 88 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही कंपनी की मार्जिन 11% से घटकर 8% आती हुई दिखी है। रियल एस्टेट स्पेस से ब्रिगेड एंटरप्राइज ये भी करीब 46 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल और अब 64 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन्स है वो भी करीब 2% गिरते हुए नजर आई है और 23.5% पर कंपनी की मार्जिन्स लगभग दिख रही हैं। एनसीसी यहाँ पर भी नंबर्स कमजोर हैं। इनफैक्ट मुनाफा 76% गिरकर 17 करोड़ पर आता हुआ दिखा है और कंपनी की मार्जिन्स 12% से घटकर 9.5% पर जा पहुंची है। साथ ही गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स पर भी फोकस रखिए, नंबर्स यहाँ पर भी कमजोर देखने को मिले हैं। मुनाफे में करीब 65% की गिरावट रही है और 17 करोड़ पर इनका भी मुनाफा आता हुआ दिखा है और कंपनी की मार्जिन 17.5% से घटकर 10.5% पर रहे अब आ चुकी है। आरती इंडस्ट्रीज नंबर्स यहाँ पर भी वीकर साइड पर है। 142 करोड़ मुनाफे के मुकाबले 83 करोड़ का घाटा, माफ कीजिएगा 83 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया, यानी कि 41% का फॉल इनके मुनाफे पर रहा है। साथ ही मार्जिन 24% से घटकर 19.5% पर देखने को मिले हैं। बालाजी अमीन्स नंबर्स बेहद शानदार सरप्राइजिंगली इसके रहे हैं। इनफैक्ट नंबर्स के लिहाज से मुनाफे में 70% का उछाल देखने को मिला है और 32 करोड़ पर मुनाफा कंपनी का जा पहुंचा है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स 17% से बढ़कर अब 24% होती हुई दिखी हैं। थर्मैक्स कैपिटल गुड स्पेस से नंबर्स इसके भी खराब साइड पर देखने को मिले हैं। 62 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले अब 15 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया और साथ ही कंपनी की आय में भी 52% की गिरावट हमें देखने को मिले। कल्पतरु पावर नंबर्स यहाँ पर भी कमजोर हैं, करीब 74% फॉल मुनाफे में देखने को मिला। 28 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया और साथ ही कंपनी की मार्जिन्स जो है 13% से घटकर 11.5-12% पर आती हुई दिखी है। ग्रेफाइट इंडस्ट्रीज ये भी 220 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल और अब 78 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट कर दिया है और साथ ही कंपनी की जो आय है वहां पर 57% की गिरावट देखने को मिली। और अंत में ई क्लर्क्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स इसके आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर नंबर्स अगर आप देखेंगे तो इनकी मार्जिन्स तो बढ़ती हुई नजर आई है। 17% से बढ़कर 19% पर इनके मुनाफे में करीब 6.5% की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आती हुई दिखी है। तो मिले जुले नंबर्स आप कह सकते हैं ई क्लर्क्स के। लंबी लिस्ट है नतीजों के रिएक्शंस की, नजर रहेगी इन सभी स्टॉक्स पर। आइए अब देख लेते हैं कि आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेजेस। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले टाटा पावर यहाँ पर नतीजे आए थे और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 62 रुपए के लक्ष्य के लिए। 53 रुपए जो है कल की क्लोजिंग है। यहाँ पर ये माना जा रहा है कि ऑपरेटिंग जो लिहाज से अगर आप देखें तो नतीजे अनुमान के मुताबिक हैं। हालांकि सब्सिडरी कंपनियों के साथ जो मर्जर किया इससे आगे जाके टैक्स बेनिफिट देखने को मिलेगा। सीएलएसए भी स्टॉक पर बहुत बुलिश नजर आ रही है क्योंकि खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 72 रुपए के लक्ष्य के लिए काफी ऊंचा लक्ष्य सुझा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक दशक के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कंपनी जो है अपने प्रदर्शन को सुधारने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है क्योंकि थर्मल पावर में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारत फोर्ज इस स्टॉक पर भी नजर रखिए। सीएलएसए की एक पॉजिटिव रिपोर्ट है जहां पर रेटिंग को अंडर परफॉर्म से बढ़ाकर खरीदारी की राय यानी रेटिंग को अपग्रेड किया गया है। लक्ष्य 325 से बढ़ाकर 535 कर दिया है। 435 जो है कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि मुश्किल माहौल में भी अगर आप देखें तो कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। खर्चों में कमी का फायदा देखने को मिला और आगे जाकर जो आउटलुक है ये भी इनके फेवर में जाते हुए नजर आ रहा है जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव है। कमिंस इंडिया मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 460 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि फॉरेक्स गेन और कम लागत खर्च के चलते जो थोड़ा मार्जिन को सहारा देखने को मिला। हालांकि अगले 12 से 18 महीने जो है कंपनी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 460 रुपए के लक्ष्य के लिए। 425 जो है वो कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा एनएमडीसी इस स्टॉक पर भी फोकस रखिए। जेपी मॉर्गन का एक नोट आया, टारगेट प्राइस नहीं दिया गया है
लेकिन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और ये कह रहे हैं कि एक महीने में 2 बार कीमतें जो बढ़ाई हैं, इससे डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो साफ सामने आ रहा है और स्टील कंपनियों के मुकाबले अगर आप देखें तो इन्हें एनएमडीसी ज्यादा पसंद आ रहा है। और अभी के लिए आखिरी रिपोर्ट है हिंडाल्को पर मैक्वायरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 190 रुपए के लक्ष्य के लिए, 176 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव आउटलुक है इस वित्त वर्ष का, लेकिन थोड़ा सा जो माहौल है वो अनिश्चिततापूर्ण है। लेकिन मेटल की कीमतों में प्रीमियम के बढ़ते जो स्टॉक है इसके ऊपर ये पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 190 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट जिन पर आपको करना है फोकस करना है। अब पिक ऑफ द डे पर बिगुल के साथ चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार राजेश पालिया जी, शुरुआत आज आप करिए, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, आज जो पिक ऑफ द डे रहेगा वो रहेगा सीमेंस। सीमेंस में देखें तो एक कंसोलिडेशन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। स्टॉक में जिस तरीके की बाइंग एक्शन लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिली है, हमें लग रहा है सीमेंस एक यहाँ से अच्छी बड़ी अप मूव देने के लिए तैयार है और मुझे लगता है कि करंट लेवल से सीमेंस का रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है और मेरे हिसाब से जो एक कंसोलिडेशन था वो कंप्लीट होते हुए दिख रहा है और स्टॉक में एक अप मूव यहाँ से एक अच्छा बनते हुए दिखना चाहिए। तो 1172 के आसपास सीमेंस का कल का क्लोज है, तो इसको हम 1155 1150 ये स्टॉप लॉस से बाय करेंगे। हमें टारगेट लगते हैं इसमें देखने को 1200 1210 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो जो आज के लिए पिक ऑफ द डे रहेगी वो सीमेंस पे रहेगी, बाय करने की सलाह। सीमेंस खरीदें, ये है राय राजेश जी की। किरण जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका क्या इरादा है? हाँ जी, बाय करके ही चलना चाहिए। कल मैंने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बाय करने के लिए सलाह दी थी, सेकंड हाफ में वही स्टॉक रहेगा। मेरा मानना है कि एक इम्पोर्टेंट कगार पे अभी ये स्टॉक खड़ा है। जैसे ही 1390 की लेवल्स क्रॉस करेगा तो एक ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा और फिर बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। मेरा मानना है कि ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा और टायर स्टॉक्स वैसे भी आउट परफॉर्मेंस दिखाते नजर आ रहे हैं ऑटो एंसिलरीज के साथ। तो मेरा मानना है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बाय करने की सलाह है। 1365 1370 के आसपास के स्टॉप लॉसेस रहने चाहिए और टारगेट्स के लिए मैं आज के लिए टारगेट्स 1415 1440 के देख रहा हूं, पर पोजिशनली मुझे लगता है 1500 के ऊपर की क्षमता ये स्टॉक रखता है। ओके, आज आने वाले हैं नतीजे भी, तो उस लिहाज से ध्यान में रखें। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज रिजल्ट के लिहाज से भी आज रहेगा एक्शन में। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर बाय सेल नोटा। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी पहले तो अपडेट है अनिल जी, हमने काफी पिक्स रिकमेंड करी थी। आईडीएफसी, चेन्नई पेट्रो, ये एमआरपीएल और इंगरसल राउंड अनिल जी चले नहीं थे, तो कल आईडीएफसी भी चल गया। 21 रुपए के राउंड हमने रिकमेंड किया था। और अगर आप ध्यान दें अनिल जी, 2 दिन पहले मैंने और कुणाल जी ने टाटा पावर रिकमेंड किया था और इसको एज अ व्यूअर्स को आपके जन्मदिन का एक मासिक या साप्ताहिक जन्मदिन का गिफ्ट दिया था। और आप देख रहे हैं अनिल जी सीएलएस और मॉर्गन स्टैनली का भी अपग्रेड आया है। उस समय आपने पूछा था कि क्या खास बात है इसमें, तो अनिल जी खास बात यही थी कि पहली नजर हमारी पड़ी, अब सबकी नजर पड़ रही है। तो जिन्होंने लिया है होल्ड टाइट सिट टाइट। और अनिल जी देखिए पिक ऑफ द डे तो हम रोज ही देते हैं अनिल जी। आज है थर्सडे, गुरुवार थर्सडे, तो अनिल जी आज मैं पिक ऑफ द डे देना नहीं चाहता हूं। आज मेरी गुजारिश है आपसे, बाजार के बाद आप शाम को एक थ्रोबैक थर्सडे में अनिल जी अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर कीजिए और उस जमाने की अनिल जी तस्वीर होनी चाहिए जब आपके इन मजबूत कंधों पर बैंक निफ्टी का बोझ नहीं था। वो तो इसका मतलब जब से बैंक निफ्टी शुरू हुआ उसके पहले की तस्वीर देनी पड़ेगी मुझे, ऐसा? हम बैंक निफ्टी शुरू होने के बाद से तो मैंने बोझ लेना शुरू कर दिया। देखिए अनिल जी वाकई में जी पुरानी होनी चाहिए अनिल जी, तभी तो थ्रोबैक थर्सडे बनेगा। अनिल जी पुरानी होनी चाहिए तभी तो थ्रोबैक थर्सडे बनेगा। और अनिल जी आजकल तो ट्रेंड है, जितने सेलिब्रिटी हैं वो थ्रोबैक थर्सडे करते हैं और अभी तक आपने एक बार भी नहीं करा है। तो आपसे गुजारिश है मेरी कि आप थ्रोबैक थर्सडे कीजिए। आज पिक ऑफ द डे तो अनिल जी रोज ही देते हैं। सर चलिए मैं आपके बोलने में कर दूंगा वो अलग बात है, लेकिन मैं सेलिब्रिटी हुई नहीं, मैं आम इंसान हूँ आप सबकी तरह से, तो इसलिए मैं न तो हूँ न अपने आप को मानता हूँ। बट एनीवे चलिए कोई बात नहीं, बंसल जी आपने कहा है तो जरूर करेंगे। आइए कुणाल जी से पूछते हैं उनकी पिक। कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। और अनिल जी आज जो है खरीदारी की राय है मेरी,
और खरीदना है अनिल जी सोनाटा सॉफ्टवेयर, जिसका चार्ट मुझे बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। आईटी स्टॉक्स जो है वो एक एक करके सभी तेजी दिखा रहे हैं। हमने विप्रो, एचसीएल टेक में बड़ी तेजी आते हुए देखी है और अब बारी है दूसरी पंक्ति के आईटी की कंपनीज की। इनमें कई सारे स्टॉक्स में फ्रेश ब्रेकआउट है। सोनाटा मुझे इसमें सबसे मजबूत लग रहा है, तो इन स्तरों पर सोनाटा को खरीदें। 325 और इवेंचुअल टारगेट 350 रुपए का, 325 350 के टारगेट के लिए सोनाटा बाय करें और 279 पर स्टॉप लॉस रख लें। तो सोनाटा मेरी खरीदारी की राय। और कल स्पेशल पिक के तौर पर सिद्धार्थ सेदानी साहब ने लाइफलाइन यूज़ की थी, फ़ोन किया था और कहा कि मुझे ये पिक देना है, तो ये सोनाटा सॉफ्टवेयर उनकी तरफ से भी पिक आई है। बंसल जी, आपने जो कहा ना सेलिब्रिटी वाली बात है, उस पर एक लाइन, एक डायलॉग आया है, आप बोले तो बोल दूं क्या डायलॉग? एकदम से ख्याल में आया है जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, बिल्कुल बोलिए अनिल जी, बिल्कुल बताइए अनिल जी। हाँ, तो ये है डायलॉग कि तो डायलॉग ये है कि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी का हर मोमेंट, हर दिन मैं सेलिब्रेट करता हूँ। अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, अपने हर एक पल को, तो हम सेलिब्रिटी है। उस लिहाज से आप, मैं, हमारे जी बिजनेस के सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शक सेलिब्रिटी हैं, और हम भी उतने ही सेलिब्रिटी हैं जितने हमारे दर्शक हैं। हमारे दर्शक भी उतने ही सेलिब्रिटी हैं जितने हम हैं। सिंपल, बस जी। कुणाल जी। अनिल जी, मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए, वैसे तो हम आपकी सारी बात मान लेते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है अनिल जी, आप कहेंगे कि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं और हम सब मान लेंगे? तो अनिल जी देखिए, ऐसा भी नहीं है। देखिए अनिल जी, आपकी सारी बातें मानना जरूरी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मान लेता हूं। आइए अब चलते हैं चमकते दमकते सेठी साहब के पास। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक मैं आज रिकमेंड करना चाह रहा हूँ वो संदीप वागले जी का फेवरेट स्टॉक है। कंपनी का नाम है, या स्टॉक का नाम है, इंडिया बुल्स हाउसिंग। मुझे लगता है जिस तरह के कल जो मैनेजमेंट पे बदलाव अनाउंसमेंट करे हैं कंपनी ने, डेफिनेटली बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और एसएस मुंद्रा जी का इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त होना अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव रहेगा, और मुझे लगता है ये स्टॉक आज बहुत ही अच्छा करना चाहिए। तो मेरा इसमें आज का टारगेट रहेगा 227-230 रुपए तक का, तो इसलिए आज से इसमें खरीदारी करने की सलाह है। इसके अलावा 2-3 स्टॉक्स और एफ&ओ स्पेस से मैंने आइडेंटिफाई करे हैं जो कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है आज यूपीएल में भी बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 487 पे कल बंद हुआ है, एक बहुत ही शानदार कंपनी है, नतीजे भी अच्छे थे, एग्री थीम पे फोकस्ड कंपनी है, और जिस तरह का बाजार में तेजी का रुझान बना हुआ, मुझे लगता है यूपीएल वुड डू वेल। इसके अलावा एल&टी फाइनेंस अच्छा लग रहा है, कल जिस तरह का इसमें भी मोमेंटम बना है, मुझे लगता है स्टॉक करंट लेवल्स पे बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह। और फाइनली बजाज ऑटो भी करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है, और जो कल अनाउंसमेंट्स आए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में, जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स को जो बिना बैटरी के बेच सकते हैं, जिसके कारण क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो मेजर कॉस्ट कंपोनेंट में बैटरी का कॉस्ट होता है अराउंड 40% का। तो मुझे लगता है ये जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ऑटो कंपनीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली हैं, तो उन सब में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, तो वहां से मैंने बजाज ऑटो को पिक किया। बिल्कुल, और ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी कि बैटरी की कॉस्ट हटाकर रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दी जाएगी, और इससे दोनों तरह की कंपनियों को फ़ायदा होगा। ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए अभी लागू किया गया है, तो बाद में बड़ी गाड़ियों के लिए भी होगा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर बैटरी की कॉस्ट 30 से 40% होती है, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कॉस्ट उस पर देनी होती, तो वो भारी पड़ता है। तो जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें, उसके लिए ये किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रोथर्म, फिर आपका ये कौन सा ग्रीव्स कॉटन, ये कुछ स्टॉक्स हैं। इवन एक्साइड भी अब तो इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाना शुरू करें। तो ये सारी कंपनियां हैं जिनके लिए फ़ायदे की बात होगी। राजेश जी, जरा औरोबिंदो फार्मा पर दीजिए अपनी राय। नतीजे बेहतर हैं, उम्मीद से बेहतर आते हुए दिखे। अंदाजा था 1205 करोड़ का कामकाजी मुनाफा, 1257 करोड़ आया है। 727 करोड़ के मुनाफे के आंकड़े का अंदाजा था, 780 करोड़ आया। तो हर एक पैरामीटर पर उम्मीद से बेहतर नतीजे हैं, लेकिन स्टॉक बैंड में आ गया कल। तो अब क्या करना है, आज कितना बढ़ सकता है, कहाँ तक जा सकता है, ये जरा बताइए। जी अनिल जी, देखिए स्टॉक का सेटअप तो पॉजिटिव है, और स्टॉक ने जिस तरीके से पिछले दिनों में एक मोमेंटम दिखाया है, हालांकि अब स्टॉक आज बैन में, तो एफ&ओ पार्टिसिपेंट के लिए आज अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी नया फ्रेश ट्रेड करने के लिए। बट मुझे लगता है कि स्टॉक में जिस तरीके का बिहेवियर है और जो सेटअप बने हुए अभी, तो मुझे लगता है 960 का लेवल आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल को ये क्रॉस करता है तो फिर इस स्टॉक में एक
अच्छा अपमूव या हम देखें तो एक बड़ा मूव देखने के लिए ये हमें रेडी रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में जो सेटअप है वो ये दर्शाता है कि 1020 तक के भी टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। और जैसा आप बता रहे रिजल्ट अच्छे हैं, तो 960 का लेवल ओपनिंग के बाद वॉच करना चाहिए। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो एक 1020 तक के भी इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। लोअर साइड पे जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया लगता है अब चार्ट के हिसाब से वो आएगा करीब इसका 880 के आसपास। तो 880 का लेवल लोअर साइड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ऊपर के लिए आज की ओपनिंग में 960 का लेवल क्रॉस होता है तो 1020 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। ओके, अब आइए अगला स्टॉक जिसके रिजल्ट्स पे मैं बात करना चाहता हूं वो है अशोक लेलैंड। नतीजे कमजोर दिख रहे हैं जैसा हम सोचे थे उसके मुकाबले में। किरण जी, जरा अशोक लेलैंड से चार्ट्स और वायदा कारोबार दोनों के आंकड़े देखकर बताइए, गिर सकता है क्या? यदि हाँ, शॉर्ट करना है या गिरे तो खरीदना है? चार्ट्स पे संकेत क्या है वो जरा बताइए। ओके, चलिए किरण जी से हम जवाब लेते हैं और किरण जी थोड़ी देर में अपना अशोक ले। अच्छा किरण जी बोलिए। हाँ किरण जी सुन रहे हैं, बताइए किरण जी। जी अनिल जी, देखिए एक कल परसों में एक बहुत अच्छा फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला था और वो लेवल थी 50 to 50 की। तो मेरा मानना है कि अभी 54 से वर्स्ट के सिनेरियो 50 to 50 तक नीचे आना चाहिए रिजल्ट्स के चलते। अगर रिजल्ट्स खराब है आप ये कह रहे हो तो अगर इसके नीचे अगर चलता है तो ये बुल ट्रैप कहलाएगा। तो मेरा मानना है कि 51 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। नीचे में थोड़ा सा एक्यूमुलेट करने की सलाह है और फिर मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 56 के लेवल्स टेस्ट करता नजर आएगा। तो 52-50 के आसपास की खरीदी की लेवल रहेगी और 50 रुपए का 51 का स्टॉप लॉस रहेगा, 56 के टारगेट्स। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय अशोक लेलैंड पर।